इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। देखिए ध्यान दीजिए, जब वेव थ्योरी हम पढ़ रहे थे तो उसमें कुछ फेनोमेनन एक्सप्लेन नहीं किए गए थे। जैसे वहां पे ये नहीं एक्सप्लेन किया गया था कि वाटर सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन होगा या किस तरह का वहां पे रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि पोलराइजेशन जो अभी लास्ट लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा, वहां से हमें ये पता चला कि लाइट के पास ट्रांसवर्स नेचर होता है। तो अब हम कंसीडर करते हैं पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। इसके लिए हम एक ऐसा सरफेस लेते हैं जो दो मीडियम्स को सेपरेट कर रहा है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 ले लेते हैं और इसका n2। अब देखिए यहां पे ये जो लाइट हमारी आ रही है, हमने डिस्कस किया था कि अगर लाइट हमारा इस तरह से बनी हुई है, ठीक है, इसका मतलब इसके पास वाइब्रेशंस इन ऑल डायरेक्शन है। और अगर इस तरह से हमारी लाइट है तो इसका मतलब इसके वाइब्रेशंस एक ही डायरेक्शन में है, वर्टिकल। और अगर डॉटेड हम शो करते हैं तो हमारे पास जो वाइब्रेशंस हैं दैट इज हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशंस। ओके, अच्छा अब यहां पे एक कंडीशन और लेते हैं हम। ये अगर हमारे पास इस तरह की कोई पोलराइज्ड लाइट है, ठीक है, और इसमें ये भी वाइब्रेशन है, दो तरह के वाइब्रेशंस हैं, तो इस तरह की लाइट को हम कहेंगे पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। पार्शियली पोलराइज्ड, ये कंप्लीटली पोलराइज्ड, सॉरी अनपोलराइज्ड, एंड दिस वन इज पोलराइज्ड। तो यहां पे हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक ऐसी लाइट आ रही है जिसके वाइब्रेशंस दो डायरेक्शन में है, ठीक है, ओके। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे हमने देखा कि ये हमारे पास इस तरह से इस सरफेस पे इंसिडेंट कर रही है। तो क्योंकि ये सरफेस हमारा एक दो मीडियम्स को सेपरेट कर रहा है, इसका मतलब यहां पे रिफ्लेक्शन भी होगा, ठीक है। और ये ऑब्जर्व किया गया कि यहां पे अगर हम ये नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये हमारा नॉर्मल हो गया, तो यहां से क्या होगा कि कुछ रेज हमारी या कुछ वाइब्रेशंस कह लीजिए जो यहां पे हमारे पास हो गए, ठीक है। और इस वाइब्रेशन में हमारे पास दोनों तरह के वाइब्रेशंस हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अच्छा, अब यहां पे ये भी ऑब्जर्व किया गया कि ये जो इंसिडेंट अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है, ये रिफ्लेक्ट भी हो रही है, ये सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये देखा गया कि यहां पे कुछ वाइब्रेशंस तो हमारे हॉरिजॉन्टल हैं और कुछ वाइब्रेशंस यहां पे वर्टिकल भी हैं, ठीक है। इसका मतलब ये जो लाइट हमें मिल रही है, दिस इज पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। पार्शियली पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। अच्छा, अब हम ये चाहते हैं कि ये जो लाइट हमें मिल रही है रिफ्लेक्ट होके ये कंप्लीटली पोलराइज हो जाए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखिए यहां पे ये जो एंगल है हमारा, दिस एंगल इज आई एंड दिस एंगल इज आल्सो आई, ठीक है। इसके बाद क्या किया गया कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको धीरे धीरे थोड़ा बढ़ाया गया। जैसे मान लीजिए ये हमारा सरफेस है, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये n1 है, ये n2 है, ये i की वैल्यू हमने थोड़ी सी बढ़ा दी, मान लीजिए i1 कर दिया, इससे थोड़ा सा ज्यादा है तो ये भी क्या हो जाएगा, i1 हो जाएगा। अच्छा, यहां पे देखा गया कि ये जो लाइट है ये 10% पोलराइज हो गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहां पे ये i2 बढ़ाया गया, ये एंगल और बढ़ा दिया गया, ये एंगल बढ़ेगा, तो यहां पे देखा गया कि ये 30% पोलराइज हो गई, क्लियर। इसके बाद अगेन फिर i को बढ़ाया गया तो देखा गया कि ये लाइट 100% पोलराइज हो गई, मतलब इसके वाइब्रेशंस एक ही डायरेक्शन में आ गए। फर्दर
जब आई को हम बढ़ाएंगे तो फिर देखा गया कि ये हमारा 20% हो जाएगा। मतलब एक पर्टिकुलर आई की वैल्यू है जिस समय जो हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कंप्लीटली पोलराइज हो जा रही है, उससे कम पे या उससे ज्यादा पे 100% पोलराइज नहीं हो रही है। तो इस कंडीशन को, जब हमारी लाइट कंप्लीटली पोलराइज हो जा रही है, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने एक नाम दिया और इस एंगल को कहा एंगल ऑफ पोलराइजेशन या ब्रिस्टर एंगल। तो ये हमारे पास कंडीशन ये हो गई, ये इस तरह से लाइट आ रही थी हमारे पास, ठीक है, दोनों वाइब्रेशंस थे इसके पास, ये नॉर्मल हो गया हमारा, ये यहां पे अब ऑब्जर्व हुआ कि ये लाइट हमारी कंप्लीटली पोलराइज हो गई और यहां पे हमारे पास दोनों तरह के वाइब्रेशंस हैं, ठीक है। देन दिस कंडीशन, एट दिस कंडीशन दिस एंगल इज नोन एज आईपी और आईपी हमारा हो जाएगा पोलराइजिंग एंगल, पोलराइजिंग एंगल, और ये इसी को हम ये भी कहते हैं ब्रेडस्टर एंगल, ठीक है। मतलब इस वैल्यू पे एंगल ऑफ इंसिडेंस की, इस वैल्यू पे ये जो लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट मिलेगी दैट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड। अच्छा, यहां पे एक और इंटरेस्टिंग बात एक्सपेरिमेंट के दौरान नोट की गई, ये नोट की गई कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, इन दोनों का इस कंडीशन पे जो एंगल होगा दैट इज 90। मतलब जब हमारे पास पोलराइजिंग एंगल पे लाइट पड़ेगी तो उस समय रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर नॉर्मल टू ईच अदर, ठीक है। इसी को ध्यान में रखते हुए वेल्स्टर ने एक लॉ दिया जिसको उन्होंने वेल्स्टर्स लॉ कहा। तो देखिए वो लॉ क्या है, यहां पे ध्यान दीजिए, ये एंगल हमारे पास कितना है आईपी, तो ये एंगल कितना हो गया, ये भी हो गया आईपी, ठीक है। अब ये पूरा सरफेस कितना है 90 डिग्री, इसका मतलब ये एंगल आ गया हमारे पास 90 माइनस आईपी, क्लियर। अब ये देखिए ये पूरा 90 है, इसका मतलब ये एंगल कितना आ गया आईपी, और ये 90 है, इसका मतलब ये एंगल हमारे पास आ गया 90 माइनस आईपी, ये हमारी जो आर की वैल्यू है ये आ गई। अब हम यहां पे जब स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो स्नेल्स लॉ हमारा क्या कहता है, स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर दैट इज 1 म्यू टी, या एन हमने लिया तो एन ले लेते हैं, सॉरी यहां पे लेते हैं 1 एन 2, सेकेंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो अब देखिए यहां पे साइन आई, आई की वैल्यू क्या है आईपी है, तो इसको हम लिख रहे हैं साइन आई पी। अब देखिए यहां पे साइन आर, एंगल ऑफ आर कितना है 90 माइनस आई पी, तो यहां पे लिख रहे हैं साइन 90 माइनस आई पी दैट इज इक्वल टू 1 एंड 2। अब साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई साइन आई पी अपॉन cos आई पी दैट इज इक्वल टू 1 एंड 2, और साइन आई पी अपॉन कॉस आई पी हमें पता है ये हो जाएगा tan आई पी, इसका मतलब ये हो गया 1 एंड 2 इज इक्वल टू tan आई पी, ठीक है। इसी लॉ को हम कहते हैं ब्रेडस्टर्स लॉ, दिस लॉ इज नोन एज ब्रेडस्टर्स लॉ, और इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें पोलराइजिंग एंगल दिया हो तो हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर दिया हो तो हम पोलराइजिंग एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई हमारी पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। अब आइए हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कि कैसे पोलराइज्ड लाइट का हम क्या क्या यूज कर सकते हैं और किस तरह से उसके यूजेस को हम डिस्कस करते हैं। तो पोलराइज्ड लाइट, या हम कह सकते हैं कि पोलराइट का हम कैसे यूज करते हैं। पोलराइजेशन अभी हमने पढ़ा कि उसमें लाइट के वाइब्रेशंस एक ही डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह का
पोलराइज्ड लाइट का यूज हम ऑफनली यूज करते हैं सन ग्लासेस में। देखिए क्या होता है, जब नॉर्मल हम कोई भी ग्लास लगाते हैं और सामने धूप आती है तो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है और वो आंखों पे ग्लेयर, एक चमक या चकाचौंध पैदा करती है, जिसकी वजह से हमें ड्राइविंग में प्रॉब्लम होती है। तो उसकी जगह हम पोलराइज्ड ग्लासेस का यूज करते हैं, जिसकी वजह से उसमें जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं उनकी डायरेक्शन फिक्स हो जाती है, लाइट पोलराइज हो जाती है और हमें पता है कि जब लाइट पोलराइज हो जाएगी तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो आंखों में चमक पड़ रही थी वो कम होगी और इजीली हम उसको ड्राइव कर सकेंगे। या ऐसा भी होता है कि जैसे रात में हम ड्राइव करते हैं तो रात में क्या होता है, अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिससे हमारे पास बहुत कम लाइट आ रही है आईज पे, तो हमें अपने पुपिल को थोड़ा बड़ा करना पड़ता है। जैसे कोई साइकिल जा रही है और हम ड्राइव कर रहे हैं अंधेरे में, तो हमें बहुत ध्यान से उसको देखना पड़ता है। अच्छा, वहीं पे क्या होता है, अगर कहीं से लाइट आ रही है, कोई कार है, कार से लाइट आ रही है, तो वो लाइट इतनी ज्यादा होती है कि हमारी जो पुपिल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और इस वजह से हमें एक चमक या चकाचौंध दिखाई देती है, जिसकी वजह से साइकिल को हम नहीं देख पाते हैं या क्लियरली रास्ता नहीं देख पाते हैं। तो इससे भी बचने के लिए कार की जो हेडलाइट्स होती है, उस हेडलाइट्स में वो आगे पोलराइट लगा होता है। पोलराइट लगे होने से क्या होता है कि वो जब टकराएंगी जमीन से और फिर रिफ्लेक्ट होके आएंगी तो उसके वाइब्रेशंस एक ही डायरेक्शन में आएंगे और हमारी आंखों पे कम रोशनी पड़ेगी, जिससे हम आसानी से और भी चीजों को देख सकते हैं। या अगर हमने पोलराइज्ड ग्लास का यूज किया हुआ है रात में, तो क्या होगा कि जो लाइट आ रही है वो हमारे पास इंटेंसिटी कम होगी और हमें चमक कम लगेगी। तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा है हमारा इन विंडो पेन्स ऑफ ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स। देखिए जनरली एरोप्लेन में लीजिए, एरोप्लेन में जब हम बैठे होते हैं और वो ऊपर उड़ रहा है, तो वहां पे क्या होता है कि सन की डिस्टेंस जमीन से और हम सन के पास चलेंगे, तो वहां पे जब सनलाइट आएगी तो उसके जो विंडो पेन्स होते हैं उससे अगर अंदर आ रही है तो बहुत ज्यादा चमक हमें लगेगी, हमारी आंखों में बहुत ज्यादा चमक होगी, ठीक है। और यह इसी वजह से हो सकता है कि जो पायलट है उसको भी प्लेन चलाने में दिक्कत हो रही हो, तो वहां पे जो ग्लास के पेन्स यूज करते हैं, विंडो पेन्स, वो पोलराइड के बने होते हैं, तो उसमें इंटेंसिटी कम हो जाती है, डायरेक्शन पोलराइज्ड लाइट की फिक्स हो जाती है और इंटेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से चमक हमारी वहां पे ना के बराबर हो जाती है। ऐसा कुछ ट्रेन्स के विंडो में भी किया जाता है। फिर आता है पोलराइड ग्लासेस फॉर व्यूइंग 3D पिक्चर्स। आजकल 3D मूवी आप देखने जाते हैं तो वहां पे एक ग्लास दिया जाता है आपको, जिसको लगा के आप उसको देखते हैं। तो वहां पे एक्चुअली क्या होता है, वो 3 डायमेंशनल पिक्चर होती है। तो देखिए अगर हमारे पास जो ग्लास है, एक आई का ग्लास ये हो गया और दूसरे का ये हो गया पोलराइड में, अगर इसमें इस तरह की वाइब्रेशंस है, मान लीजिए ये वाइब्रेशंस है और इसमें ये वाली वाइब्रेशंस है, इसके बारे में हम डिटेल स्टडी कर चुके हैं कि कौन सी कैसे, ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है। तो ये दोनों क्या होता है, सीधा यहां पे ब्रेन में पहुंचता है सिग्नल और यहां से ब्रेन हमारा 3D इमेज फॉर्म कर लेता है, जिसको हम आसानी से 3D ग्लासेस की हेल्प से देख लेते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है कुछ, देखिए माइक्रोस्कोप ऐसे होते हैं, नॉर्मल माइक्रोस्कोप आप जानते हैं जिसमें छोटी चीजों को हम बड़ा देखते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट इतने माइन्यूट होते हैं कि हम उस नॉर्मल माइक्रोस्कोप से उसको नहीं देख सकते। तो वहां पे हम जो माइक्रोस्कोप यूज करते हैं वहां पे पोलराइड ग्लासेस लगे रहते हैं और इसकी हेल्प से हम बहुत ही छोटे पार्टिकल्स को भी बहुत आसानी से देख लेते हैं। अच्छा, इससे सबसे ज्यादा जो कॉमन यूज है वो हमारे पास जो कैलकुलेटर्स, वॉचेस, टीवी, कंप्यूटर, इस तरह के जो भी डिवाइसेस रहते हैं, इसमें जो लेटर्स और नंबर्स रहते हैं ये एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डायोड की हद से फॉर्म होते हैं और ये फॉर्म होता है पोलराइजेशन ऑफ लाइट की वजह से। इस वजह से वहां पे नंबर्स हमें ब्लैक दिखाई देते हैं और आसानी से हम उसको पढ़ लेते हैं। तो ये सारे जनरल हमारे पास कुछ यूज थे पोलराइज्ड लाइट का।
तो हमारा पोलराइजेशन यहाँ पे कंप्लीट होगा।